अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका उर्दू पेडागोगी में 15 में से 15 सवालात सही हो जाएं, तो आप लोगों को इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोगी के कुछ अहम सवालात जो कि पिछले साल सीटेट और यूपी टेट के इम्तिहानात में पूछे गए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और हमारे इन सवालों का डिस्कशन उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में होगा। यानी कि ये सवाल सिर्फ आपको उर्दू पेडागोगी में ही हेल्पफुल नहीं होंगे, बल्कि हिंदी या फिर अंग्रेज़ी की पेडागोगी में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जरा कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में सबसे ज़्यादा अहम कौन है। भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या किताबें पढ़ना है, फिल्में या ड्रामे देखना, या फिर तदरीसी आमोज़ी मवाद का इस्तेमाल यानी कि TLM, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल है, या फिर समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतक्रिया सोशल इंटरेक्शन है। तो दोस्तों, ज़बान सीखने के लिए क्या तदरीसी आमोज़ी मवाद अहम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि TLM का इस्तेमाल हम लोग पाठ को, सबक को रोचक और दिलचस्प बनाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ज़बान सीखने के लिए अहम क्या है, तो ज़बान सीखने के लिए जो अहम है वो समाजी तामुल है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए ज़बान सीखी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें वाइगोस्की ने क्या कहा है? यही तो कहा है कि बच्चे में सभी प्रकार का विकास समाज के प्रति अन्योन्य क्रिया यानी कि अंतःक्रिया का ही नतीजा है। तो हम कह सकते हैं कि ज़बान सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? एज ए टीचर, अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा राइटर बनाना है तो उसकी जो राइटिंग का जो उसका स्किल है उसके किस पहलू पर आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे? क्या वो तअस्सुर होगा, या फिर लफ्ज़ों की तादाद होगी, या फिर खुशखत, या फिर कवायद होगा? तो दोस्तों, अच्छा मुसन्निफ बनने के लिए क्या ज़रूरी है? कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तालिब इल्मों को अच्छा मुसन्निफ बनाएं तो उनके तासुराती पहलू पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह कि डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? तो दोस्तों, डिसलेक्सिया जो होती है उसको हम लोग हिंदी में पठन अक्षमता कहते हैं, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि पढ़ने में दुश्वारी को ही डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसा कि इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे पूछ दिया है कि पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है। तो पढ़ने में दुश्वारी अभी मैंने बताया क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ दे कि लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, लिखने में दिक्कत या परेशानी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं डिस्कैलकुलिया की बात करूं तो ये क्या होता है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि रियाजती खराबी को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला सवाल है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि, अब देखिए पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब यानी कि आपका जो पठन कौशल है, आपका जो रीडिंग स्किल है उसकी बात हो रही है। रीडिंग स्किल की डिफिनीशन मैंने आपको बताई होगी। अगर आप लोगों ने हमारा लैंग्वेज स्किल वाला क्लास देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए सीटेट उर्दू पेडागोगी की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको उर्दू पेडागोगी लैंग्वेज स्किल मिल जाएगी। उसको आप लोग देखिए, आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। पढ़ने का मतलब
क्या नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, ये होता है, या फिर नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों को काबू पा सके, ये होता है, या फिर अच्छे मुकर्रिर हो, ये होता है, या फिर मतन के मानी समझना। तो दोस्तों पढ़ना जो कौशल आपका होता है, पठन कौशल, स्पीकिंग स्किल, उसका मतलब होता है कि जो कुछ भी लिखा है आप उसको पढ़िए और उसके अर्थ को ग्रहण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने का मतलब होता है जो पैसेज लिखा गया है, जो टेक्स्ट लिखा गया है, उसकी मानी को समझना। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों? आजकल सभी लोग कहते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाओ। महात्मा गांधी ने भी अपनी बुनियादी तालीम में यही कहा। वर्धा जो उनकी तालीम थी उसमें उन्होंने यही ना कहा कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते इसलिए कहा जाता है कि उनको मादरी ज़बान में पढ़ाओ, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कहा जाता है, या फिर इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए, या फिर फितरी माहौल पैदा करने के लिए? तो दोस्तों जब बच्चे 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल आते हैं तो उनके पास क्या होता है? उनके पास जो असासा होता है वो मादरी ज़बान ही तो होती है। मादरी ज़बान जिसको वो अपने माँ बाप, फैमिली मेम्बर का अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो उसको पता है वही ज़बान में उसे पढ़ाना चाहिए, यानी कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे बच्चे में फितरी माहौल बेदार होगा। इसीलिए इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फितरी माहौल बेदार होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल यह है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की सलाहियत की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। आप एक ज़बान के टीचर हैं और आप क्लास 4 में पढ़ा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका कोई भी बच्चा लिखे, तो आप उसको कौन सा टॉपिक देंगे? क्या उसे ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक टॉपिक देंगे, माहौलियाती ज़िंदगी से, या फिर समाजी मसाइल से, या फिर कौमी सालमियत से? तो दोस्तों अभी 4 में पढ़ने वाला बच्चा है तो समाजी मसाइल और कौमी सालमियत पे वो तो लिख नहीं सकता है। और बच्चा किसके बारे में सबसे अच्छे से जानता है? अपने बारे में। तो हमें कैसा टॉपिक देना चाहिए? बच्चे को ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक मौजू देना चाहिए, तभी वो इस मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखेगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो एक बच्चा पहली ज़बान कुदरती तौर पर नकल करके सीखता है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारत में? दोस्तों लैंग्वेज स्किल अगर आप लोगों ने मेरा पढ़ाया हुआ लेसन पढ़ा होगा तो इसका आंसर पा गए होंगे। दोस्तों जो लैंग्वेज स्किल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। भाषाई कौशल का वर्गीकरण 2 रूप में किया गया है। एक जो है वो वसूल करने की महारत, और जो दूसरा है वो तख्लीकी महारत। वसूल करने की महारत क्या होती है? अगर मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप मेरे ज़रिए बोले गए अल्फाज को सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन का वसूल कर रहे हैं। और इसी तरह आप कहीं से भी कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उससे भी जानकारी को वसूल कर रहे हैं। तो आपका जो सुनना और पढ़ना होगा वो वसूल करने वाली महारत हो जाएगी। जबकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? तख्लीक कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जैसे कि आवाज़ को मैं पैदा कर रहा हूँ, तो बोलना आपका तख्लीकी महारत हो जाएगा। इसी तरह लिखना, अल्फाज की भी तख्लीक हो गई, लिख मैं रहा हूँ तो ये भी तख्लीकी महारत हो गई। तो वसूल करने की महारत आपकी सुनना और पढ़ना, और लिखना और बोलना जो होगी आपकी तख्लीकी महारत हो जाएगी। वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहा जा रहा है कि उस्ताद सिफत की तारीफ नज़र अपनाया गया है, यानी कि कौन सा मेथड, कौन सा तरीका अपनाया गया अगर किसी किताब में पहले हरूफ तअज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट, फिर 2 हर्फ वाले अल्फाज, फिर 3 हर्फ वाले, और फिर कितने हर्फ वाले, फिर कहानी, और फिर नज़्म, ऐसे हो रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले एक अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD मान लीजिए,
फिर उसके बाद दो लफ्ज़ों, दो अक्षर वाले जो अल्फाज होते हैं, 2 हर्फ वाले, फिर 3 हर्फ वाले, फिर कहानियों को, फिर नज़्मों को। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर कहानी और फिर नज़म। तो ये क्या कर रहा है, कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर का जो अंदाज़ नज़र है वो अपनाया जा रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज की क्लास में बच्चों को लिखने की शुरुआत करें तो आपको क्या करना चाहिए। क्या तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहना चाहिए, या फिर तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहना चाहिए, या फिर मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने के लिए और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहना चाहिए, या फिर तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहना चाहिए। तो चौथा वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। खुशखत लिखना इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, आपका लेखन कौशल। जी नहीं दोस्तों, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत के लिए टीचर को चाहिए कि मौजू के बारे में जो टॉपिक उसको लिखवाना है पहले बच्चों से कहे कि उसके बारे में आप लोग गौर व फिक्र करो और उससे रिलेटेड जो नए आइडियाज़ हैं उसको आप लोग इकट्ठा करो अपने माइंड में। तो मेरे लिहाज से और सीटेट के लिहाज से भी यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लिखने की शुरुआत करने से पहले हमें पहले मौजू से रिलेटेड तलबा से गौर व फिक्र करने के लिए और नए ख्यालात को इकट्ठा करने के लिए कहना चाहिए। अगला सवाल ये है कि ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज, इसमें से एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है इसी को हम लोग पता लगाएंगे। पहला है कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। दूसरा है बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। तीसरा है कि बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत जो होती है वो पैदाइशी होती है, ये भी कुछ हद तक गलत है, ठीक है। और बिल्कुल आप इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए कौन सा वाला सही होगा, फिर से पढ़ते हैं सभी बयानात को। हर बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत जो होती है वो पैदाइशी होती है। अगर आप लोग चौमस्की की बात करें तो चौमस्की क्या कह रहे हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो सलाहियत होती है वो जन्मजात होती है। तो अगर हम लोग चौमस्की के लिहाज से देखें तो ये वाला कथन ज़बान से रिलेटेड सही हो जाएगा। तो चलिए पहले वाले को मानते हैं सही, बाकी सीटेट ने इसका आंसर क्या दिया है मुझे याद नहीं। अगला सवाल ये है कि जांच का तरीक़ाकार क्या है। ये भी सीटेट सन 2013 में पूछा गया कि जांच का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। क्या सवालों के लिहाज से नंबरों की तकसीम है, जी नहीं। क्या तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर है, या फिर नंबर हासिल करने वाली कुंजी है, या फिर जांच के उसूल हैं। तो दोस्तों जांच का जो तरीक़ाकार है वो तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना, यानी कि अगर हम पढ़ रहे हैं और उसी के दौरान हमारे अंदर महारतें जो इकट्ठा हो रही हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको तफहीम कहा जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी है, लगभग 90 से 100 सवालात हैं, ठीक है। 87 स्लाइड हैं, अब कुछ स्लाइड पे 2-3 सवाल भी हैं, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि 100 सवाल लगभग होंगे। तो वीडियो बड़ी है, आप लोग इसको आराम से देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपके 15 नंबर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपका 15 में से 15 सवाल सही हो गया मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे ही आप सीटेट दे के आओ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना कमेंट के माध्यम से या फिर किसी के भी ज़रिए कि आपके कितने सवालात सही हुए। सीटेट की समाप्ति पर 2 से 3 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों को आंसर की इसी चैनल के ज़रिए से अवेलेबल करा दी जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि जांच तालिब इल्म को देती है, हम बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं इससे तालिब इल्मों को क्या मिलता है। क्या पढ़ाई में मेहनत करने की तरगीब मिलती है, खाने पीने की सलाह मिलती है, तकरीर करने की सलाहियत, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो जब हम लोग बच्चों की जांच करते हैं तो बच्चे जब अपना
मूल्यांकन कर लेते हैं, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करके रिजल्ट उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि तुम इस क्षेत्र में अच्छे हो, इस क्षेत्र में अच्छे नहीं हो, तो बच्चों में पढ़ाई में मेहनत करने के लिए क्या मिलता है, जज्बा और तरगीब मिलती है। तो यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की जांच के जरिए उस्ताद को पता चलता है, क्या पता चलता है जब मूल्यांकन किया जाता है बच्चों को, बच्चों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो टीचर को क्या पता चलता है, तालिब इल्म के ज़हनी रुझान का, या फिर तालिब इल्म के समाजी रुझान का, या फिर तालिब इल्म की सोच का, या फिर तालिब इल्म ने कितना पढ़ाया और कितना सीखा। तो दोस्तों तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा इसका पता टीचर लगा लेता है जांच के जरिए। तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि तदरीस का माकूल गर क्या है। दोस्तों तदरीस का माकूल गर यानी कि तदरीस को आसान बनाने वाला जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आसान से मुश्किल की तरफ चलें, दूसरा ऑप्शन है कि तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, तीसरा है सबक की मुश्किलात से आगाह करें, चौथा है कि मंतकी अंदाज अख्तियार करें। तो तदरीस का जो माकूल गुर है वो क्या है, माकूल जो गुर है वो यही है कि आसान से मुश्किल की तरफ चलें। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि उर्दू ज़बान तलबा को किस तरह पढ़ाई जाए। आपको उर्दू ज़बान अगर बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे, क्या उसे पहले फ़ारसी पढ़ाएंगे, जी नहीं दोस्तों हिंदी पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको उर्दू ज़बान बच्चों को पढ़ानी है तो पहले उर्दू के हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट की शनाख्त कराइए, तभी बच्चे उर्दू ज़बान पढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये है कि जांच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है, जब बच्चों की जांच की जाती है तो उनसे बच्चों को क्या पता चलता है, क्या अपनी कमियों को बच्चे जान लेते हैं, या फिर तालिब इल्म दर्जा में पढ़ाई में मुकाबला करता है, या फिर तालिब इल्म अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर की सभी बातों को जान लेता है। तो जब हम बच्चों की जांच करते हैं तो बच्चा अपने कमियों को भी जान लेता है और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने में सुधार लाने की कोशिश करता है। तो ऊपर के सभी यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुल्क यानी कि राष्ट्र निर्माता, मुल्क को बनाने वाला किसे कहते हैं, तो टीचर को कहा जाता है, उस्ताद को कहा जाता है राष्ट्र निर्माता। अगला सवाल ये है कि तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ और मुअस्सिर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीचिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बनाए तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र इस्तेमाल करेंगे। क्या वो नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाना है, जी नहीं दोस्तों, जो शिक्षण सूत्र होता है वो मालूम से नामालूम होता है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आसान से मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर गैर महसूस से महसूस की ओर, तो इसको भी उल्टा कर दिया। अगर महसूस से गैर महसूस होता तो ये हमारा सही हो सकता था, उल्टा कर दिया इसलिए गलत है। जुज़ से कुल की ओर ये भी गलत है। अगर हम चाहते हैं कि तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ और मुअस्सिर बनाएं तो हमें आसान से मुश्किल की तरफ यानी कि सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कम्प्लेक्स जो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण सूत्र है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल है कि तालीम का बुनियादी मकसद है, तालीम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, क्या रोज़गार के मौके मैसर कराना, या फिर सिर्फ पढ़ना और लिखना, या फिर फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। तो दोस्तों तालीम का बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसके व्यक्तित्व को निर्माण करें और उसकी जो तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वत हैं उनको हम लोग उभारें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि इब्तिदाई दर्जे में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद है। क्या होता है पढ़ना और लिखना सिखाने का मेन एम इब्तिदाई दर्जात में, क्या तलबा शेर व अदब के हुस्न कबीह में तमीज़ कर सके। तो दोस्तों इब्तिदाई दर्जात के तलबा हैं इतने टैलेंटेड और इतने मानसिक
लेवल पे नहीं होते कि वो शेर अदब के हुस्न कभी में अंतर कर सकें, मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकें। वो इख्तिलाफ और इत्तेफाक भी करने के योग्य नहीं होते मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से। तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न होता है इब्तिदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का, कि जो बच्चे हैं वो तहरीर व तकरीर की जो बुनियादी महारतें हैं जैसे सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, इस पर कुदरत हासिल कर लें। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह कि बच्चों के ज़हनी इर्तिका में कौन सा उन्सुर एक फ़ाल किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, मानव व्यक्तित्व के लिए विरासत और माहौल यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल में आजकल जो मॉडर्न युग है इसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या वो निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो ये, या फिर निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद शामिल किए जाएँ ये, या फिर निसाब समाजी ज़िंदगी से नामियाती तौर पर मुतल्लिक़ होना चाहिए, या फिर मज़कूरा बाला तीनों। दोस्तों, मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग सिलेबस बनाएं वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो और उसमें कंट्री और एब्स्ट्रैक्ट दोनों मवाद शामिल हो, दोनों चीज़ें यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ें उसमें शामिल हों, और साथ ही साथ समाजी ज़िंदगी से जो निसाब है वो रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मज़कूरा वाला तीनों जो है डी वाला ऑप्शन वो सही जवाब हो जाएगा। वीडियो बड़ी है, पढ़ते पढ़ते समझो प्यास लग गई है। अगला सवाल ये है कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। बच्चे को अगर आप तालीम दे रहे हैं तो किसके ज़रिया देंगे। क्या वो इलाकाई ज़बान होगा, या फिर मादरी ज़बान, गैर मुल्की ज़बान, या फिर क्लास की ज़बान। तो मादरी ज़बान में बच्चे को तालीम देनी चाहिए, इससे बच्चे में फितरीपन पैदा होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद है। क्या होता है। एलिमेंट्री लेवल पे मेन एम लैंग्वेज की टीचिंग का। क्या बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू यानी कि बोलने और लिखने और इदराकी पहलू पढ़ने और सीखने की सलाहियत को बयान पहुंचाना होता है, या फिर बच्चों के अंदर मंतकी और इस्तिदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा देना होता है, या फिर बच्चों के अंदर छिपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना, या फिर ज़बान की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिस से बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो अगर प्राइम लेवल की बात करें तो ज़बान हम लोग इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे के अंदर जो ज़बान का जो अमली पहलू यानी कि बोलना और लिखना और जो इदराकी पहलू है पढ़ना और सीखना, उसमें उसको सलाहियत हो जाए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है। पहला है सीखना एक नागुरेज और मुसलसल अमल है, यानी कि जो सीखना है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल अधिगम से संबंधित ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखना किसी मकसद के ताबे होता है। तीसरा जो है कि सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कील व तामीर का मुअस्सिर ज़रिया है। जी हाँ दोस्तों, सीखने से हमारी जो शख्सियत है वो निखरती है। चौथा ऑप्शन है कि तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल हासिल किया जा सकता है। ये जो कथन है सीखने से मुताल्लिक बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ही सीखें, आप कहीं पे भी किसी भी तरह से सीख सकते हैं, बाज़ार में चलते हुए भी सीख सकते हैं। तो सीखने से मुताल्लिक जो कौल यहाँ पे सही नहीं है वो डी वाला कौल है। अगला सवाल यह कि अपनी जमात में तालीमी तौर पर पिछड़े हुए तालिब इल्म के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अपनी जमात में कोई भी बच्चा जो है वो पिछड़ा बालक है तो आपका जो बिहेवियर उसके साथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए। क्या उसको पिछली जमात में यानी कि अगर 5 में तो 4 में दाखिल कर देंगे, या फिर उसे स्कूल से निकाल देंगे। ऐसा तो आप कर नहीं सकते, ना ही उसको पिछली जमात में भेज सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा तालीमी तौर पर पिछड़ा हुआ है
तो आप मसले का तदरीसी हल सोचेंगे। आप एक टीचर हैं, पीछे नहीं भाग सकते, उसका कोई ना कोई हल सोचिए। और वो भी तो आपका ही स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको भी पढ़ाएं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि अगर आप खुद ही जमात में देर से आए तो क्या करेंगे। आप लेट हो गए, जमात में देर से पहुंचे, आप क्या करेंगे? तलबा से माफ़ी मांगेंगे, इस मौजू पर बात ही नहीं करेंगे, या फिर देर से आने का सबब बयान करेंगे, या फिर उसकी तलाफ़ी दूसरे घंटे में करेंगे। दूसरे घंटे में तो आप तलाफ़ी कर नहीं सकते, दूसरे घंटे में किसी और सब्जेक्ट का टाइम होगा, कोई और टीचर रहेगा, तो ऐसा आप करेंगे नहीं। तलबा से आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप बड़े हैं। आप क्या करेंगे? देर से आने का सबब भी नहीं बताएंगे। अगर देर से आने का सबब बताएंगे तो आप तो ऑलरेडी लेट हैं, और लेट हो जाएंगे, सबब बताने में टाइम और वेस्ट होगा। आप सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे, इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेंगे कि आप लेट हो गए, लेट हुए तो क्यों हुए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र के नशोनुमा के लिए मुदर्रिस को जमात में क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की जो सृजनात्मकता है वो बढ़े, तो आपको एज ए टीचर क्लासरूम में क्या करना चाहिए। क्या बिल्कुल खुलेपन का माहौल पैदा करना चाहिए, या फिर तलबा को पूरी तरह नज़्म ज़ब्त में रखें, यानी कि अनुशासन में रखना चाहिए, या फिर रवायतों से दूर न होने दें, या फिर तलबा की वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई करें। दोस्तों, तलबा को तख्लीकी गौर व फिक्र की नशोनुमा के लिए उनको हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल खुलेपन का माहौल देना चाहिए। जब खुलेपन का माहौल रहेगा तभी उनकी तख्लीकियत यानी कि सृजनात्मकता में बढ़ावा होगा। अगला सवाल ये है कि अगर कोई तालिब इल्म जमात में आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। अब देखो, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हर सिचुएशन से आपको यहाँ पे आगाह होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप सदर मुशर्रिफ से सिफारिश करेंगे कि उसका इखराज कर दे? नहीं, उसका आप खारजा नहीं करवा सकते। क्या उसे सज़ा देंगे? नहीं भाई। सीटेट में अगर आपने किसी बच्चे को सज़ा दे दिया तो वो क्वेश्चन समझिए गलत है। सीटेट कभी भी बच्चों की गलती नहीं मानेगा। बच्चा मर्डर भी कर दे तो भाई उसकी गलती नहीं है। ठीक है, वजूहात मालूम करके हल निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है तो पहले तो आप वजह तलाश करेंगे, बच्चा आखिर मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, वजह तलाश करके उसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि आपकी राय में तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए। तदरीसी अमल में क्या होना चाहिए? क्या असातिज़ा की हैसियत मरकज़ी होनी चाहिए, या फिर कौम की हैसियत मरकज़ी होनी चाहिए, या फिर तलबा की हैसियत। तो आजकल अगर मैं बात करूं तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हमारी राय में, आपकी भी राय में, जो तदरीसी अमल होना चाहिए वो तलबा की हैसियत उसमें मरकज़ी हो, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये थोड़ा सा स्लाइड क्लियर नहीं है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का अहम रोल है, यह बयान किसका है। दोस्तों, जब मैंने आज ही पहला सवाल बताया था तो उसमें मैंने वाइगोस्की की बात बताई थी। वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चे समाज के प्रति क्या करके, अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। तो वाइगोस्की का ही ये कौल है कि ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का अहम रोल है। बाकी सभी ऑप्शन भी डिस्कस कर दें, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। B.F. स्किनर ने आपका दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चॉम्स्की ने भाषा के संदर्भ में ये कहा था कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो कुव्वत होती है वह जन्मजात होती है। पियाजे ने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है कि तरन्नुम डैश में तब्दीली व तगय्युर को कहते हैं। तो किस में तब्दीली और तगय्युर को तरन्नुम कहते हैं? लय में। लय में अगर आप तब्दीली कर रहे हैं तो वही आपका तरन्नुम बन जाता है। अगला सवाल कि लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में जो लिखने का जो कौशल है वो बढ़े तो आप क्या करेंगे? क्या तहरीर में अपनी राय, ख्यालात और तजर्बात को बयान करने के लिए कहेंगे, या फिर खुशखत लिखने के लिए कहेंगे, दुरुस्त इमला कहेंगे, या फिर मजूज़ों, इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखने के लिए कहेंगे।
तो लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि तहरीर में कोई भी बच्चा खुद अपनी ज़ाती राय और ज़ाती ख़यालात और तजर्बात को बयान करे। जब आप अपने विचारों को, अपने अनुभवों को बयान करेंगे तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप करेगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं। अभी मैंने बताया बच्चे में ज़बान सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कथन किसका है? चॉम्स्की का है। अगला सवाल यह कि बच्चों की नशोनुमा के लिए वाइगोस्की ने किस पहलू को अहम करार दिया है? तो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चे जो हैं वो भाषा को सीखते हैं तो समाज के प्रति अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और समाज के प्रति बच्चे अंतःक्रिया कैसे करेंगे? जब ज़बान होगी तब। यानी कि मुआशरा और ज़बान दोनों अहम है वाइगोस्की के अनुसार। यानी कि हम 1 और 2 दोनों पे चले जाएंगे और तीसरा वाला ऑप्शन हम सही मानेंगे, है कि नहीं। देखिए वाइगोस्की ने जो कहा था कि बच्चों में विकास के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक जो होता है हिंदी में लिखने कोई दिक्कत नहीं है ना, समाज, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था संस्कृति और तीसरा इन्होंने बताया था भाषा, ठीक है। तो आप देखिए भाषा और समाज आपका ऑप्शन में है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों है, तो इसलिए आप तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़बान की तदरीस का मकसद है, ज़बान की जो टीचिंग है उसका जो मेन एम है क्या है? कारी के ख्यालात को समझने की सलाहियत पैदा करना। यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके ख्यालात को समझने की सलाहियत पैदा करना, क्या यही ज़बान की तदरीस है? या फिर सिर्फ पढ़ने की महारत की नशोनुमा करना, या फिर दरसी किताब के अलावा किताबों को पढ़ने की सलाहियत की नशोनुमा करना। तो दोस्तों जो ज़बान की तदरीस है उसका मकसद है कि आप कारी के ख्यालात को समझने की सलाहियत की नशोनुमा भी करें और सिर्फ आप दरसी किताब को ही ना पढ़ें, बल्कि क्या करें, आप दूसरी किताबों को पढ़ने की भी सलाहियत बच्चे को दें। यानी कि 1 और 3 जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि ज़बान की तदरीस के उसूल ख़ास तौर पर डैश पर मबनी होती हैं। किस पर मबनी होते हैं ज़बान की तदरीस के उसूल? तो दोस्तों जब हम लोग ज़बान में कोई भी शिक्षण सिद्धांत अपनाएंगे तो हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि ये सिद्धांत बच्चों के ज़हनी सतह, उम्र और उन्वान से रिलेटेड है कि नहीं है। यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर को देखेंगे, ठीक है, उसकी आयु कितनी है और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा जो शिक्षण सिद्धांत है वो है कि नहीं है। इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि ज़बान की तदरीस को उसूल में ख़ास तौर पर बच्चों की ज़हनी सतह, उम्र और उन्वान पर निर्भर होना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि इब्तदाई सतह पर ज़बान सिखाने का अहम मकसद है। एलिमेंट्री लेवल में लैंग्वेज को सिखाने का जो मेन एम है वो क्या है? क्या मुहावरे वो ज़रबुल अमसाल की जानकारी हासिल करना है, या फिर कहानी और नज़्म को दोहराने की सलाहियत बढ़ाना है, या फिर तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ने की सलाहियत, या फिर अपनी ज़बान को दूसरों के सामने पेश करने की सलाहियत। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग इब्तदाई सतह पर लैंग्वेज को सिखाते हैं तो उसका मकसद क्या है? यही तो मकसद है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष कर सकें, दूसरों के सामने अपने विचारों को पेश कर सकें, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकें। यही तो है ज़बान सीखने का अहम मकसद एलिमेंट्री लेवल पे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान की तदरीस है। ज़बान की तदरीस क्या है? क्या ये जानना कि बच्चे ज़बान कैसे सीखता है ये, या फिर ये जानना कि बच्चे को ज़बान कैसे सिखाई जाए, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ज़बान की तदरीस होती है उसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि बच्चा ज़बान कैसे सीखता है, और हम ये भी जानते की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़बान कैसे सिखाई जाए। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मेंटली रूप से थक चुका हूँ, अगर 1-2 अल्फाज इधर के उधर बोल दूँ तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है कि ज़बान की तदरीस ज़रूरी है, जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो ज़रूरी है क्या फ़नी महारत से रोशनास कराने के लिए, या फिर बच्चों की कुव्वत व तख़य्युल यानी कि जो इमेजिनेशन पावर है, जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए,
या फिर बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को लाने के लिए, या फिर ऊपर के सभी। तो दोस्तों जो ज़बान की तदरीस है वो फ़नी महारत को रोशनास कराने के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है, और बच्चों में सृजनात्मकता लाने के लिए यानी कि तख्लीकी सलाहियत को लाने के लिए भी ज़रूरी है। यानी कि ऊपर के जो सभी, चौथा वाला ऑप्शन है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तदरीस ज़रूरी है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि ज़बान की तदरीस में कवायद पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उसूल है। जब हम लोग लैंग्वेज की टीचिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सा उसूल, कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं? क्या वो दोहराने का उसूल है यानी कि रूल ऑफ रिपीटेशन है, या फिर तकलीद का जो उसूल है यानी कि अनुकरण का सिद्धांत है, या फिर इस्तिकराई वो इस्तिखराजी तरीका है? जी हाँ दोस्तों, यही उसूल है जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों को कवायद पढ़ाते हैं। इस्तिकराई और इस्तिखराजी तरीका क्या होता है इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जब हम लोग पहले एग्ज़ाम्पल देते हैं, फिर उन एग्ज़ाम्पल की मदद से रूल बना देते हैं, तो वो आपका कहलाता है इस्तिकराई तरीका। और इस्तिखराजी तरीका में जब हम लोग पहले ही बच्चों के सामने रूल रख देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्पल की मदद से उस रूल को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, तब हमारा कहलाता है इस्तिखराजी तरीका। इसको अंग्रेज़ी में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, हिंदी में आगमन और निगमन विधि कहते हैं, और इसी विधि के ज़रिए हमें ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वह आपकी ज़बान सीखनी आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? कोई भी बच्ची है जो कि हिंदी की तालिब इल्म है और आई है उर्दू सीखने, और उर्दू सीखने में उससे गलतियां हो रही हैं, तो आप एज ए टीचर कौन सा तरीका सही मानेंगे? पहला तरीका है कि नई ज़बान सीखने के दौरान उसके मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं देना चाहिए, या फिर उसे इसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए, या फिर उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, या फिर उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मशक करने का मशवरा देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। जो सही ऑप्शन है, एक ऐसी लड़की के लिए जो कि हिंदी की जानकार है और आई है उर्दू सीखने, तो उसके लिए जो सही तरीका है वो ये है कि उसे उर्दू ज़बान सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल क्या है कि ये है कि मिंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? किन उद्देश्यों के लिए लैंग्वेज की टीचिंग इम्पोर्टेंट और अनिवार्य नहीं है? पहला है ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, दूसरा है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, तीसरा है ज़बान समझकर सीखना, चौथा है कि अंदरूनी आवाज़ को सीखने और बोलने के लिए। तो दोस्तों किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? तो ज़बान समझ कर सीखना, इसके लिए लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? 4 मजमून है जिससे हम लोग सवालों का इम्तिहान लेंगे। पहला कि ये पूरे निसाब की तकमील कर सकता है, दूसरा है कि यह तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं, तीसरा है कि यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करने वाले में मुफीद है, चौथा है कि तलबा चंद सवालों के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन चारों मज़ामीन में कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो है दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या है? यह है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरी है? क्या खुशखत ज़रूरी है, या फिर हकीकी ख्यालात ज़रूरी है, या फिर अलामाती ज़बान का इस्तेमाल, या फिर ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल? तो दोस्तों बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो सबसे
ज़रूरी है वो है ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये है कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस शुरू करना के लिए शुरू किया जाना चाहिए शुरू किया जाना चाहिए। देखिए आप थक चुका हूँ इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। क्या शुरू किया जाना चाहिए? क्या वो ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, या फिर दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, या फिर प्रोजेक्ट अमल, या फिर सही तलफ़ुज़। तो ज़बान की अगर मैं जामे और मुसलसल तशख़ीस की बात करूँ, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन की बात करूँ, तो उसके लिए ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल कि हेमा लिसानी तरीक़ाकार। हेमा लिसानी तरीक़ाकार यानी कि बहुत सारी जिसमें लिसानों का, जिसमें बहुत सारी ज़बानों का इस्तेमाल होता है। मल्टी लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, मल्टी लैंग्वेज जो मेथड है उससे क्या होता है? क्या ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा होती है, या फिर तदरीसी ज़बान में पोशीदा है, या फिर ज़बान वो वसाइल के लिए नुकसानदह साबित है, या फिर ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल है। तो हेमा लिसानी तरीका यानी कि मल्टीलिंगुअल जो मेथड होता है वो ज़बान सिखाने में एक अहमियत का हामिल है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी, लैंग्वेज अपने प्रारंभिक काल में कैसी थी? क्या मुँह ज़ुबानी थी, या फिर इशाराती थी, कवायदी थी, या फिर तहरीरी थी? तो इब्तिदा में जो ज़बान की शक्ल थी वो इशाराती ज़बान थी। अगला सवाल ये कि ज़बान सीखने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवाल मुफीद होते हैं? तो ज़बान सीखने में आम तौर पर जो सवाल मुफीद होते हैं वो मुख्तसर जवाबात वाले सवाल होते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? क्या बहुत ज़कीर अल्फाज का होना, या फिर कहानी का मजमून होना, या फिर तख़य्युल का होना, या फिर दुरुस्त अदायगी? तो तहरीर के उसूल में जो शामिल है वो क्या है? बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज का होना शामिल है। मेरे लिहाज से तो यही सही जवाब है। बाकी आप तख़य्युल का होना भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो पहला वाला ऑप्शन है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में मुफीद तरीका कौन सा? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में जो कि प्राइमरी लेवल के हैं सुनने की महारत को बढ़ावा दें, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? दोस्तों, सुनने की महारत को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आप कैरेक्टर के ज़रिए रोल प्ले करवाइए। ठीक है, रोल प्ले करवाइए, लेकिन रोल प्ले में आप खबर नहीं पढ़वाइए, बल्कि क्या करिए, बातचीत करवाइए। यानी कि किरदार के ज़रिए जब आप बातचीत कराएंगे तो इससे बोलने की जो महारत है उसमें विकास होगा। अजान हो रही है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलिए नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।